हेलो दोस्तों, एमरेस लव के नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम हाजिर है फिर से आपके सामने। तो देर किस बात की, चलिए सीधा ड्रामा की तरफ चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सॉन्ग जहाँ बचपन में पियानो सीखने आया करती थी वहीं पर आती हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर गू भी आता है जो कि यान का प्लान था, जहाँ गू और सॉन्ग एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। पीछे से यान उनके लिए रोमांटिक सा म्यूजिक बजाती है, लेकिन गू पर इसका कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी यान के पास लूफी आकर बताता है कि सॉन्ग ने मुझे पहले ही बताया था कि जब भी गू की माँ की यादें उसके सामने आती है तो वो अच्छा फील नहीं करता। इधर गुस्सी अपने कंपनी में नए नए रोबोट्स बनवा रही होती है, लेकिन उनमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आता और वो अपने स्टाफ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। लेकिन उसके मैनेजर कहते हैं कि हमारे पास पैसे की भी तो कमी है, इसी की वजह से हम अच्छी क्वालिटी के रोबोट्स नहीं बना पा रहे। तब तक वहाँ पर हान आता है और गुस्सी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है कि तुम्हारे भाई की एक गर्लफ्रेंड है, जिस पर गुस्सी कहती है कि मुझे पहले से पता है। तब हान कहते हैं कि शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि यान एक लड़के के साथ रहती है। ये सुनने के बाद गुस्सी सीधा यान के घर पर जाती है, जहाँ सियाओ खुद को छत पर चार्ज कर रहा होता है। हान उसे नीचे बुलाता है, जिसे देखकर गुस्सी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। गुस्सी सियाओ से पूछती है कि तुम यान के साथ क्यों रहते हो, जिस पर सियाओ कहता है कि मेरा काम यान की रक्षा करना है। इतने में हान, जो गुस्सी के सामने हीरो बन रहा था, सियाओ उसे और उसके बॉडीगार्ड को अच्छा मजा चगाता है और उसकी खूब धुलाई करता है। तब तक वहाँ पर यान आ जाती है और कहती है कि सियाओ जब अनाथ था इसलिए मेरे माँ पापा ने उसे गोद ले लिया। ये सुनने के बाद गुस्सी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तब तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर यान कहती कि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके आसपास रहना चाहती हूँ। ये सुनकर गुस्सी खुश हो जाती है और यान से कहती कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुस्सी गू यान के घर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मेड हायर की है। वो मेड कोई और नहीं बल्कि यान होती है, जिसे देखकर गू कहते हैं कि ये मेरी मेड कैसी हो सकती है। गुस्सी कहती है कि अब तो मैंने इसे काम पर रख लिया है और तुम भी इसका अच्छे से ख्याल रखना। गुस्सी गू से यान के लिए कॉफी बनाने के लिए कहती है और उसे फल खिलाने को भी कहती है। और हमारा गू, जो कि गुस्से में था, वो अपनी बहन की वजह से सारा काम कर रहा होता है। इसके बाद गुस्सी उन्हें गुड लक करके वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि गू ऑफिस से आते वक्त सोच रहा होता है कि यान ने मेरे लिए अच्छी अच्छी डिशेज बनाई होंगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही होता है, क्योंकि यान को कुकिंग आती ही नहीं है और वो खुद गू से खाना बनाने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों मिलकर डंपिंग तैयार करते हैं और साथ में बैठ के खाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यान गू के स्टडी रूम की सफाई कर रही होती है और तभी उसे एक औरत की तस्वीर मिलती है। यान के हाथ से वो फोटो लेकर गू कहते हैं कि तुम्हें स्टडी रूम की सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। यान गुस्सी को फोन करके उस फोटो के बारे में पूछती है। गुस्सी उसे बताती है कि वो हमारी माँ की तस्वीर है, जो कि गू हमेशा अपने पास ही रखता है। इधर गू अपनी माँ को मिस कर रहा होता है और फिर वो एक्सरसाइज करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गू से किसी तरह वो तस्वीर गुम हो जाती है। गू पूरे घर में उस तस्वीर को ढूंढता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे वो तस्वीर नहीं मिलती, तो अपने माँ के पियानो के पास जाकर बैठ जाता है। गू को इस तरह परेशान देख यान उसकी माँ की तस्वीर को ढूंढने लगती है, यहाँ तक कि वो घर के कूड़े को खोलकर भी ढूंढने लगती है। आखिर में उसे गू की माँ की तस्वीर मिल जाती है और वो भागते हुए जाके डायरेक्ट गू के पास उसकी माँ की तस्वीर दे देती है, जिसे देखकर गू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यान गू को रॉक क्लाइंब पे जाने के लिए कहती है, लेकिन गू जब उसे मना करता है तो वो उससे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है, जिससे गू मान जाता है। अगले दिन दोनों पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं, तो वहाँ पर लूफी भी रहता है, जिसे यान गू को अपना बचपन का दोस्त बताती है। गू उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और वहाँ थोड़ी देर के बाद सॉन्ग भी आ जाती है, जो कि यान का प्लान था, ताकि सॉन्ग और गू एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। फिर चारों निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में सॉन्ग अपना नाटक जारी रखती है और अपने हिल्स को तोड़ देती है और वो गू से मदद मांगती है, लेकिन गू लूफी को मदद करने के लिए कहता है। सॉन्ग के इशारे पर लूफी भी तबीयत खराब होने का नाटक करके वहाँ से चला जाता है। तब यान सॉन्ग को सहारा देते हुए दोनों एक साथ पहाड़ पर जाते हैं और कुछ देर बाद यान गू को एक रूम में जाने के लिए कहती है, जिसे देख गू सोचता है कि क्या यान मुझे प्रपोज करने वाली है। ये सोचते हुए खुशी खुशी रूम के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उस रूम में सॉन्ग को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है और उसने सॉन्ग को इस रूम में क्यों भेजा। इधर बाहर खड़े होकर यान और लूफी बातें कर रहे होते कि एक साथ रूम में रहने की वजह से दोनों के अंदर फीलिंग्स आएंगी, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। जिस फूलों से रूम को सजाया गया था उसी फूलों की वजह से सॉन्ग को एलर्जी हो जाती है और लूफी उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान गू के अंदर फीलिंग्स लाने के लिए अलग अलग लव बुक्स पढ़ रही होती है, जिसे देखकर गू को लगता है कि यान ये सब उसके लिए कर रही होती है। फिर एक दिन यान गू को ड्रामा देखने के लिए कहती है और जब उस ड्रामा में एक किसिंग सीन आता है तो यान गू को कहती है कि इसे तुम ध्यान से देखो, इसे देखने के बाद तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आएंगी। गू
मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर यान मुझसे कहना क्या चाहती है, और फिर गू अचानक से यान को किस कर लेता है, जिससे यान चौंक जाती है और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाती है। यान ये सारी बातें सियाओ को बताती है। सियाओ उसे कहते कि शायद गू आपसे प्यार करने लगा है, और मुझे लगता है कि शायद आप भी गू से प्यार करती है, जिस पर यान शर्माते हुए अपने रूम में चली जाती है। सियाओ ये सारी बातें लोफी को बता रहा होता है कि सॉन्ग उन दोनों की बातें सुन लेती है, और वो यान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम दोनों एक साथ क्यों रह रहे हो। यान सॉन्ग और गू के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो उससे कहती है कि गू और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों की दुनिया अलग है और मैं इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकती। गू वहीं पर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है, और वो भी सॉन्ग के पास आकर कहते हैं कि यान बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। और वो गुस्से से यान को अपने घर जाने के लिए कहता है। यान भी बिना टाइम वेस्ट करे अपना सामान बांध कर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते कि गू के घर से वापस आने के बाद यान बहुत ज्यादा सैड रहती है और वो खूब सारा खाना खा रही होती है। सियाओ उसकी ये हालत देखकर कहते हैं कि मैंने एक लव बुक में पढ़ा था कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाए किसी वजह से, तो वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, खूब सारा खाना खाना, रात भर जागना और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देना। ये सुनने के बाद यान को भी लगता है कि कहीं उसे सच में गू से प्यार तो नहीं हो गया। यान को ऐसा देख सियाओ गुस्से के पास जाता है और उसे बताते हैं कि गू और यान की आपस में लड़ाई हो गई है और वो दोनों का हाल बहुत ही बुरा है और हमें उन दोनों के लिए कुछ करना होगा। गुस्से सियाओ से कहते हैं कि ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग और लोफी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ सॉन्ग लगातार यान के बारे में भला बुरा कह रही होती है कि वो लड़की सिर्फ देखने में मासूम लगती है, नहीं तो वो गू के साथ उसके घर में क्यों रह रही होती है। यान गू को फंसाना चाहती है और वो मुझे उससे दूर करना चाहती है, जिस पर लोफी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यान को गलत समझ रही हो, वो तो बस तुम दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही थी। इस पर सॉन्ग कहती कि अब उस लड़की ने तुम पर भी जादू कर दिया है, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ये सॉन्ग यान को देखती है, जिसे वो अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट का टिकट देके उसे बुलाती है, जिसमें उसने गू को भी इनवाइट किया था। अगले दिन कॉन्सर्ट के लिए सॉन्ग तैयार हो रही होती है और तभी वहाँ पे लोफी आता है, जिसे वो बार बार पूछती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, क्योंकि आज स्पेशल दिन है, आज मैं पहली बार गू के सामने परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। इस पर लोफी उसके इयररिंग्स बदलता है और उसे कहता है कि अब तुम परफेक्ट लग रही हो। हॉल में यान और गू एक दूसरे के पास ही बैठे होते हैं, जहाँ सॉन्ग अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छी तरह से देती है, जिसके बाद वो गू को स्टेज पे बुलाकर प्रपोज करती है, लेकिन गू उसका प्रपोजल सबके सामने ठुकरा देता है और तभी यान वहाँ से भाग जाती है। गू सॉन्ग से कहते हैं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वो यान को ऐसा भागता देख उसके पीछे चला जाता है। वही हम देखते कि यान लोफी से कहती है कि आखिर मैं गू को खुद से दूर कैसे करूँ, जिस पर लोफी उसे गले लगा लेता है, जो कि गू दूर से देख रहा होता है। इसलिए लोफी ने ऐसा किया था ताकि गू यान से गुस्सा होकर उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। गू जेलसी से लोफी को एक पंच मारता है और यान को अपनी तरफ खींच लेता है। लोफी भी अपना हाथ साफ करना चाहता था, लेकिन बीच में यान आकर उसे रोक देती है, जो देखकर लोफी नाराज होता है कि मेरी बचपन की दोस्त ऐसा कैसे कर सकती है। वही गू अपने साथ यान को लेकर वहाँ से चला जाता है और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान से नाराज लोफी एक क्लब में जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और गू से रिजेक्ट हुई सॉन्ग उसी क्लब में आके ड्रिंक करती है। दोनों मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और नशे की हालत में घर पर आकर एक ही बेड पे सो जाते हैं, और जब सुबह दोनों की आंखें खुलती है तो एक ही बेड पे देख के दोनों चीख मारकर उठ जाते हैं। सॉन्ग लोफी को मारने लगती है और कहती है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया। लोफी खुद को बचाते हुए सॉन्ग का हाथ बेड पर दबा देता है और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम ही मुझे उल्टा पकड़कर सो गई थी। फिर भी सॉन्ग उसे मारती रहती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद सॉन्ग के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है। शायद सॉन्ग के दिल में लोफी के लिए कोई फीलिंग्स होती है। रात के समय यान गू के रूम में आती है और कहती है कि मुझे अपने साथ सोने दो, जिस पर गू बेड पे जगह बना देता है और यान आकर सो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद यान सोने का कहकर गू को खुद से दूर करके सो जाती है। जब गू गहरी नींद में सो रहा होता है तो यान अपना ब्रेसलेट उसके चेस्ट पर चिपका कर उसका ब्लड कलेक्ट कर लेती है। अगली सुबह यान उस ब्लड को लोफी के पास लेकर आती है, जहाँ लोफी उस ब्लड को सिस्टम में डाल देता है और थोड़ी देर बाद सिस्टम में वो प्रोसेस सक्सेसफुल बताता है, जो देखकर लोफी और यान खुश हो जाते हैं। लेकिन यान थोड़ी दुखी भी होती है क्योंकि वो गू को धोखा दे रही होती है। तभी लोफी कहता है कि मुझे सीरम बनाने में 1 महीना लगेगा, इसके बाद तुम इस बीमारी से आजाद हो जाओगी और तब तक तुम कोई गलती मत करना, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि गू के ऑफिस में जहाँ कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वांग स्टाफ से बात कर रहा होता है कि जो बच्चों की दवाई पर रिसर्च चल रही है उसका फेज 2 छोड़ के तुम सब फेज 3 पे आओ, जिस पर सारा स्टाफ कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो दवाई बनाने में कोई गलती हो सकती है जिससे कि बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है।
जिस पर वांग कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपना काम जल्द से जल्द चाहिए। और तभी वहाँ पे गु आकर कहता है कि मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं भी फेज 2 छोड़ के फेज 3 में नहीं जाऊंगा, इससे बच्चों की जिंदगी को खतरा हो सकता है और अगर आप मुझे ज्यादा प्रेशर देंगे तो मैं इस जॉब को छोड़ सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनने के बाद सारे स्टाफ भी जोश में आके ये कह देता है कि हम सब भी जॉब छोड़ देंगे। लेकिन बाद में गु सबसे सुनता है कि उन लोगों ने इमोशंस में आके तो जॉब छोड़ने का कह दिया, वरना सबकी कोई ना कोई मजबूरी है, अगर उनकी जॉब छूट गई तो उनकी लाइफ मुश्किलों में आ सकती है। ये सुनने के बाद गु का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन ज्ञान की बात सुनकर कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फेज 2 छोड़ के फेज 3 पे जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जिसके बाद गु का कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप हो जाता है। उसी रात इन्वेस्टरों की पार्टी में गुस्सी भी आई रहती है और अधिक से अधिक इन्वेस्टरों को अपनी कंपनी का कार्ड देती है ताकि कोई इन्वेस्टर हो तो उसकी कंपनी में पैसा लगा दे। इधर गु भी इस पार्टी में आया होता है जो कि वांग से जाकर मिलता है, लेकिन वांग उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता और कहते कि अगर तुम फेज 2 छोड़कर आगे नहीं बनना चाहते तो मैं सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दूंगा। जिस पर गु कहता है कि आप एम्प्लॉयज को जॉब से मत निकालिए क्योंकि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। वांग कहते हैं कि ठीक है, मेरे शूज पर जो वाइन गिरी है तुम उसे अपने कपड़े से साफ कर दो। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखते हुए उसके शूज को साफ करने के लिए जाता है। तब तक यान आकर वांग पर वाइन गिरा देती है और कहने लगती है कि मुझसे गलती होगी, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं बच्चों की दवाई बनाने का, आप किसी भी रिसर्च को बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं और अपने एम्प्लॉयज पे कोई भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। जिस पर वांग कहते हैं कि तुम कौन हो और ये सब क्या कह रही हो। यहाँ उसके कान के पास जाकर कहती है कि आप गु को बुली करना बंद करिए, वरना मैं यहाँ पार्टी में आपकी पोल खोल दूंगी कि आप गु पर प्रेशर दे रहे हो और आप उसे फेज 2 छोड़कर फेज 3 पे जाने के लिए कह रहे हो। और वैसे भी यहाँ पे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर है जो कि गु को अपनी कंपनी में तुरंत हायर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग की हालत तो खराब ही हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। गु ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है कि यान उसकी मदद करने के लिए क्या क्या कर रही है। गु यान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। और इसी के साथ इस ड्रामा का पार्ट 2 यही खत्म होता है। आने वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।